प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से जो आंसर क्वेश्चन का जेह्ड़ा सेशन तेई शुरू तेई किया हुआ है अठारह हमने। है ना, वो लाश नमाज ने की मतलब ब्रेक के बाद दोबारा से स्टार्ट तो करते हैं। भाइयों ना से जो भाई क्वेश्चंस ना आपके से हो थे मुझे बने किसी चीज अपने क्वेश्चन नोट कोई डाउन कर शक लें। की वारदात हो वन बाय वन कोई फिर शक। आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। एक बंदा जब क्वेश्चन पूछे, जब तक उसका आंसर ना दे दें तब तक दूसरा बंदा ना करे क्वेश्चन। तरतीब से आप लोग करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं, इनके आंसर कर दें, उसके बाद करो सर। फिर स्टार्ट करते हैं। एक है इश्तिहार शुरू हुआ के बारे में पूछा था, इसका तेई आंसर अठारह करते हैं। मैंने दस इश ठीक ही है आप अनम्यूट करना ही करना 2279 है ये जो लाशें मिलती हैं लवारस लाशें उनसे मुतल्लिक है। जबकि 23/18 ये कोई वारदात हो जाती है। तो जिस तरह के CCTV फुटेज मिल जाते हैं वो कहते हैं ये बंदे हैं इन्होंने वारदात की है इधर नकाब किया हुआ था ये फलां मोटरसाइकिल में है। वो फुटेज लगा कर और वो इश्तहार जारी किया जाता है ये फलां मुकदमे में मतलूब है अगर किसी को मिले तो वो इस नंबर पर रब्ता करेगी। ये है 23/18 जबकि 2279 है लावारस लाशों से मुतल्लिक हैं दोनों इश्तहार शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा हवालात से मुलजिम को निकालने का क्या तरीका है, इसके बारे में। हथकड़ी जो अंदर ही लगाई जाएगी उसके बाहर नहीं लगाई जाएगी निकाल अंदर ही हथकड़ी लगा के बाहर लेके आएंगे जो कि जो तफ्तीशी अफसर होगा उसकी जेर निगरानी। मुहर्रर है तो मुहर्रर की जेर निगरानी। अगर कोई तफ्तीशी है इन्वेस्टिगेशन के लिए निकाल रहा है या अदालत में पेश करने के लिए निकाल रहा है तो उसकी जेर निगरानी। अच्छा सर, कोई जुर्म होता है जब वो हमें कैसे पता चलेगा कोग्नाइजेबल है नॉन कोग्नाइजेबल है? ये भी सवाल पूछा था मैंने। क्या सवाल पता है जुर्म होता है वो कैसे पता लगेगा जी कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। नहीं बात ये है कि हमें एज मेरी बात सुने एज ए पुलिस ऑफिसर हमें उनकी डेफिनेशन का पता है कि हर जुर्म की एक बकायदा तौर पर डेफिनेशन बताई गई है उसकी 154-55 में ये चीज़ें हैं। बाकी आप देखते हैं ना कि जो शेड्यूल सेकंड है हमारा CRPC में उसमें लिखा हुआ है कि कौन से जो है ना ये कॉग्निजेबल कोई पुलिस है कौन से जो है ना नॉन कॉग्निजेबल है। तो अगर वो जुर्म की डेफिनेशन के बाद हमें पता चलता है कि फलां जुर्म है तो अगर हमें नहीं भी याद तो हम उसमें सेकंड शेड्यूल में देख सकते हैं कि कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा कॉग्निजेबल नहीं है। सर, तो वो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, काइंडली बता दें। जी जी यानी इसको उर्दू में कहते हैं ना कि काबिल राजीनामा और नाकाबिल राजीनामा। ये अमूमी तौर पर ना जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन वाले जितने भी ये है ना ये अमूमी तौर पर ये कॉग्निजेबल है और जो सॉरी कंपाउंडेबल है। और जो दूसरे खास तौर पर जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है प्रॉपर्टी है या स्टेट है तो वो जो है ना नॉन कंपाउंडेबल समझे जाते हैं। तो कंपाउंडेबल में ये है कि जो विक्टिम है या उसका जो वली है लीगल हेयर है वो उसमें राजीनामा कर सकता है कंपाउंडिंग कर सकता है। ठीक है। उसमें भी फिर कुछ शराइत होती हैं अदालत कुछ में अदालत की मसलन अगर एक खातून है उसका वली जो है ना उसके मर्डर की सूरत में वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकता 311 का इतलाक हो जाता है फसाद फिल अर्ज का जो कंसेप्ट है। कोई बच्चा है माइनर है तो उस सूरत में भी अदालत कुछ जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकती है बावजूद ये कि वो कंपाउंडेबल है। तो नॉन कंपाउंडेबल में आपके जो इख्तियार है उसके ऊपर जो चाहे विक्टिम है या मतलब उसका कोई लीगल हेयर है उसके इख्तियार में ये पाबंदी लगाई गई है कि वो नॉन कंपाउंडेबल में कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये भी जहन में रख लें कि नॉन कंपाउंडेबल में भी कंपाउंडिंग हो सकती है लेकिन वो सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ कोर्ट अदालत की इजाज़त से अदालत की मर्जी और इजाज़त से जो है ना उसमें कंपाउंडिंग हो सकती है। और अगर अदालत की इजाज़त और मर्जी के बगैर बाहर सेटलमेंट हो जाती है कंपाउंडिंग हो जाती है तो फिर ये अदालत की मर्जी है अदालत की डिस्क्रिशन है कि उसको वो एक्सेप्ट करे या उस केस को आगे चलाए। अगर नॉन कंपाउंडेबल केस है कोर्ट की परमिशन नहीं ली गई ऑफ द रिकॉर्ड यानी आउट ऑफ द कोर्ट उसको सेटल किया गया है
तो उस सूरत में अदालत के ऊपर ये पाबंदी नहीं है उसको मानना, लेकिन अदालत उसको मान भी सकती है। और अगर नहीं मानेगी उस कंपाउंडिंग की, तो फिर केस होगा, ट्रायल शुरू हो जाएगी। इसके लिए सर कोई मुंजमद सा जवाब, कोई छोटा सा, जिसमें हम बता सकें कि कंपाउंडेबल कौन सा है? जिस तरह से एक अदालतों के बारे में बताया कि 3 साल से जो कम सजाएं हैं वो मजिस्ट्रेट कर सकता है, ये और मैंने 3 साल से बहुत ज्यादा बहुत ही सेशन। क्लियरली आपको फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें ये बताया था कि जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो अमूमी तौर पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी एक्सेप्शन मौजूद हैं, उसमें भी नॉन कंपाउंडेबल है। तो अब जो ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन है तो ये अमूमी तौर पर ये कंपाउंडेबल है। और क्राइम अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी या स्टेट या सोसाइटी है ओवरऑल, उस वो जो है ना वो नॉन कंपाउंडेबल है। जिसमें यूँ समझ लें जिसमें फसाद खिलाफ का खदशा है, बदअमनी का, नक्स अमन का खदशा है, अपना सोसाइटी के डिमोरलाइज होने का खदशा है, तो वो अमूमी तौर पर नॉन कंपाउंडेबल है। और ये उन्होंने कोई इसकी बाकायदा एग्जास्टिव किस्म किस्म की लिस्ट भी नहीं बनाई हुई। हाँ, जो आपके पीपीसी के जराइम है उसकी सेकंड शेड्यूल में बाकायदा तौर पर लिस्ट है, उसमें बताया गया हर हर जुर्म के आगे बताया गया है कि जो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंड, जिसी तरह उसको बताया गया कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, इसी तरह ये बताया गया कि कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। और आपके एलएसएल में भी ये बता दिया जाता है, अमूमी तौर पर लिखा होता है कि ये कंपाउंडेबल है तो कैसे होगा, नॉन कंपाउंडेबल है तो कैसे होगा। तो अच्छा अस्सलाम सर, वालेकुम 302, सर। 300। वालेकुम सर सलाम। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। जैसे सर आपने बताया ना अभी जो कंपाउंडेबल, जैसे एक कत्ल है तो वो कंपाउंडेबल है, उसमें अगर जो वली हैं वो आपस में राजीनामा कर लेते हैं तो वो जो है सोल्ट आउट हो जाता है मामला। लेकिन जैसे सर गैरत के नाम पे कत्ल होता है, जैसे जो बेटा है वो अपनी बहन को कत्ल कर देता है, तो जो उसकी माँ है उसकी वली तो वही है या उसका बाप है, तो वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं, तो वो तो उनको वो तो इस तरह तो फिर गैरत के नाम पे यही आम कत्ल आम हो जाएगा। यही इसके लिए मैंने अलग से सेक्शन भी है मेरा मैं भी ख्याल, यही बताया 308। मैंने अभी आपने। यही जो है ना 310, 310 ए, 311, ये दोनों इसमें वो ऑनर किलिंग और फसाद फिलार्ज, ये दोनों चीज़ें इस पे के ऊपर इतलाक होती है। 310 ए का इतलाक जब इस तरह का खदशा हो तो पुलिस या स्टेट उसमें ऑलरेडी 310 ए का इतलाक कर देती है। अदालतें भी 311 के 311 जो सेक्शन है इसका पीपीसी का, उसके प्रिंसिपल को सामने रखते हुए फसाद फिलार्ज के बावजूद ये कि कंपाउंडिंग हो गई, बावजूद ये कि बदले सुलह हो गई, तो या दियत हो गई, उसके बावजूद भी अदालतें ताजीर में उनकी सजाएं मौत तक दे देती हैं इन ऑनर किलिंग की। अगर वो 311 में ये भी है ना, 311 जो बेसिकली वो मेन उसका ये है कि अगर तो वो इस तरह वहशियाना तरीके से कोई भी इंसान कत्ल करता है कि जिससे वो माशरे में इंतशार फैला रहा है या खौफ और हरासा कर रहा है फसाद लोगों को, फिलार्ज तो वो कितना उसके लिए, फसाद फिलार्ज। हाँ जी, तो वो उसके लिए स्पेसिफाई है कि जो मतलब फसाद फैला रहे हैं लोगों को जैसे सर ये जो सीरियल किलर्स होते हैं, तो वो सर उसके लिए, लेकिन जो गैरत के नाम पे वो भी इसी में ही आता है। लेकिन सर अगर वो हमसे ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि कौन से ऐसे कत्ल हैं जो कंपाउंडेबल नहीं है, तो उसमें हम जैसे सीरियल किलर्स हैं या गैरत के नाम पे कत्ल है वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो नॉन कंपाउंडेबल है वो ऑनर के नाम पे है, ऑनर किलिंग वाला है। ये जो पहले जो एफआईआर होती है वो 302 की होती है। इस तरह का मामला होता है 302 की। 310 ए इसलिए लगाया जाता है कि वो राजीनामा ना कर सके, ठीक है। वो नॉन कंपाउंडेबल है, जबकि 302 में राजीनामा हो सकता है। वो गैरत के नाम पे बेशक मारा है, वो उसके वालिद मदई है या वालदा मदई है, वो उसको माफ कर सकती है। लेकिन हम 310 ए इसीलिए लगा देते हैं कि वो राजीनामा ना हो सके और इसको सजा मिले। सर जब पुलिस ने जियो देखिए फेंसिंग सर, करनी होती है वो अदालत से परमिशन लेती है या अपने डीएसपी या एसपी वगैरह से, मतलब मैंने कल पढ़ा था अदालत से परमिशन लेना जरूरी है पुलिस का? ये कोई भी इस तरह का डाटा लेने के लिए अपने एसपी से एक फॉर्म होता है, अगर आपने कभी इन्वेस्टिगेशन किया तो आपको पता होगा। एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन होती है, अपने एसपी से फॉरवर्ड करवा के आगे भेजते हैं, तो सारा डाटा उसी के मुताबिक ले सकते हैं। एक अब नई एसओपी बनाई है कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है या जो अपॉइंट किया होता है, आमतौर पे एसएसपी ऑपरेशन या सीपीओ डीपीओ, तो जियो फेंसिंग के लिए स्पेसिफिकली वो अब अलाउ करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो वैसे ही कोई रिक्वेस्ट करता था तो आ जाती थी। तो अब कुछ जराइम भी ऐसे हैं कि इतनी मालियत की टिकटी हो तो उस पर भेजेंगे, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लग गया था ये। तो इस तरह की डिपार्टमेंट की इंटरनल एक पॉलिसी बनाई हुई है
बाकी कोई अलग से कोई इसका रूल नहीं है। आपके नॉलेज में कुछ है इस बारे में? नहीं बिल्कुल है। यही बात है ना कि आरपी साहब को एम्पावर किया गया था ना आपके हाँ, जरिए वो तो किया किया गया है, गया। वो तो बाकी मतलब कोर्ट से overall, लेना जरूरी नहीं है, कोर्ट से लेना वो जरूरी तो नहीं है। ओवरऑल है ना कि हाँ जो हर रीजन का होता है उनके पास एक लॉगिन दिया जाता है, एक ईमेल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू एक्सेस रजिस्टर्ड होता है, ईमेल रजिस्टर होता है, और उस ईमेल के थ्रू जो रिक्वेस्ट जाती है वो उनके सर्वर में फीड होती है, तो वो ऑटोमेटिक इंटरटेन हो जाती है। ईमेल एड्रेस उन्होंने लिया होता है, वो तो है वो तो जाता है तो वापस आ जाता सर एक छोटा सा सर आई क्वेश्चन हैव अ है अगर क्वेश्चन इजाजत सर। हो। है। जी जी। सर सर इसमें जो आपने बताया ना 302 का सर जी, तो कि ये जो है ना राजीनामा नहीं है इसमें जो कत्ल है, लेकिन सर जो आपकी बुक जो है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है ना राजीनामा नहीं है, लेकिन फिर अक्सर सुनते हैं कि सर लोगों के राजीनामे हो जाते हैं आपस में, तो सुलह भी हो जाती है, सारी चीजें। आपने सुना ही नहीं इस गैरत वाला बात। तो क्लियर हो गया, जहाँ पे पुलिस को डाउट होता है इधर उधर से पूछ लेती है एविडेंस के, ये जो है ना सिस्टर को या बीवी को या किसी और तकीर साहब यही बताया है अभी भी, जुनेद साहब ने, बिलाल को साहब ने यही क्यों बताया मारा है है, तो वो जो है ना कि तीन आपका सौ ग्यारह में राजीनामा। इजाद कर देते हैं बाद में। लेकिन ये जो होता है सर, ये जो है ना उधर नोट्स में कुछ और है और इधर जो है ना तजाद है। आप क्या लेकिन कह सर रहे हैं मोस्टली कि जो जराइम है ना 302 उनके आगे काबिल ये लिखा होता राजीनामा? है। मोस्ट सर जो 302 है ना वो काबिल राजीनामा नहीं है जो नोट्स में लिखा हुआ है। और भी काफी सारे जराइम है जो नोट्स में लिखे हुए हैं कि काबिल राजीनामा नहीं है, ठीक है ना। अगर गूगल पे देखें तो वो यही कहता है, लेकिन हो जाते हैं सर राजीनामा, वो बयान दे देते हैं। 302 काबिल राजीनामा है, किसने कहा नहीं है? नोट्स तब्दील करवाएं सर इनके। तो सर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बिलाल साहब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको सर, ये बच्चे का माइंड अभी क्लियर हो जाता है सर। जी जी बोले। भाईजान इसमें ये होता है कि बादों का इस तरह होता है कि जो आप सुनते हैं ना राजीनामा हो गया, वो राजीनामा इस बेस पे होता है, एक 265 के है, 265 के तहत जो गवाहान होते हैं ना वो मुनहरफ हो जाते हैं, और इस बेस पे जो बंदा है वो बरी हो जाता है। और मोस्टली जो बरीयत होती है वो 265 के तहत ही आजकल हो रही है, और हम ये समझते हैं कि वो राजीनामा हो गया। लेकिन सर वो स्टेटमेंट तकीर साहब एक तो आपकी आवाज नहीं होते क्लियर आ रही। हैं, बयान दे रहा होता है मुदई, एफिडेविट दे रहा होता है कि हमारा जो है ना राजीनामा हो गया है। इवन के 376, जी सर, इवन के 376 के केसेस में भी यही होता है कि जो है ना, जो है ना, ये विक्टिम जो होती है वो बयान दे जाती है और उनका राजीनामा हो जाती है, जो मुलजमान होते हैं उनकी जमानत हो जाती तो कीर साहब ये ना, हम तो हर रोज पैरवी पे हालांकि जाते हैं ना फकीर ये भाई, ये जो है ना रोज काबिल पैरवी, राजीनामा नहीं है जो अच्छा, ये फकीर क्वेश्चन भाई रोज पैरवी पे जाते हैं, और ये एफिडेविट भी डेली हम देखते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी डेली सर पैरवी पे जा रहे हैं और अब डेली ये क्लियर देख हो रहे गया है, हैं तो कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैटर जो होते हैं ना, को इसमें ये हो रहा है कि सर जो बयान हल्फी वो होता है ना, उसमें ये लिखा होता है कि ये हमारा मुल्जिम ना है, हमने इससे सफाई ले ली है। वो राजीनामा तो कंपाउंडेबल तो है ही नहीं, 376 377, इवन देन चोरी भी कंपाउंडेबल नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? एक छोटा सा क्वेश्चन है गलत समय की अस्सलाम वालेकुम सर। सर। सर छोटा सा 160 क्वेश्चन। सर 167 के तहत जो रिमांड है अकॉर्डिंग टू बुक वो 15 दिन है, और जो चालान सबमिट कराने की डेज है वो 14 है। तो इस वजह से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो कैसे क्लियर करना है? क्या कह रहे हैं? 167 रिमांड कह रहा है 15 दिन है। 15 दिन है। दूसरा सर इसके साथ ही एक छोटा सा सीआरपीसी का क्वेश्चन है, जो आप सेक्शन पहले वाला क्वेश्चन क्लियर करें, क्या 157 पूछा है से, आपने? सर सेक्शन 157 जो है सीआरपीसी का, और 158 और 159, इसकी सर थोड़ी सी जो है ना वो हमें कोई एग्जांपल से सर जरा बात समझा दें हमें। थैंक यू। सर मैंने क्वेश्चन किया था, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 167 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो फिजिकल रिमांड है, रिमांड बाय पुलिस, उसकी जो म्याद है वो 15 दिन है अकॉर्डिंग टू बुक। और सर जो चालान सबमिट कराने की फाइनल जो 14 दिन के अंदर चालान सबमिट करवाना होता है, तो इस वाले से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या क्वेश्चन, वैसे तो प्रैक्टिस में तो 14 दिन रिमांड होता है,
फिजिकल रिमांड, तो बुक में 15 दिन है, तो ये सर थोड़ा क्लियर कर तो दीजिएगा। भाई जसमानी, एक दिन आपके पास गिरफ्तारी के भी तो है ना। एक दिन आपने गिरफ्तार किया और 14 दिन मजीद भाईजान जो रखेगा। 24 घंटे हिरासत में रखते हैं वो भी 1 डे शामिल हो जाता है। वो 1 डे भी तो शामिल है ना गिरफ्तारी। अच्छा सर जी, आज एक एसपी ज़िया साहब ने शेखपुरा रीजन से ना सवाल किया सब इंस्पेक्टर के लिए कि मैं एसपी साहब हूँ, आपको पता है कि मैं एसपी, मेरे पास पिस्टल है, आप एसएचओ साहब है, आप क्या करेंगे मेरे साथ? सर इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल। डालो रोशनी सर। तो रोशनी पहले तो कानूनी हवाले से तो बताएंगे जो मेरे साथ बैठे हैं। ये इस हवाले से पहले तो ये सवाल क्लियर उन्होंने क्या पूछा है, वो सिविल हैसियत में उसके सामने है या उसी के अंडर है वो एसएचओ, उसी के डिस्ट्रिक्ट में या उसी के यूनिट में डिप्लॉय है। तो इस तरह की सिचुएशन पे हो सकता है ना कि सिविल में है, या सिविल में है फिर तो तलाशी ले सकते हैं। बात वो तलाशी की बात कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि भाई पर्चा देंगे, क्या पर्चा दे। देंगे? एक पुलिस अफसर हो या कोई भी हो, पहले जब 97-8 में आईजी साहब की तरफ से एक आया था होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि पुलिस ऑफिसर बगैर लाइसेंस के भी रख सकता है। अब कोई खालिद लोगर की तरफ, लेकिन वो अब जो है ना विड्रॉ हो गया है। अब चाहे कोई लो रैंक का पुलिस ऑफिसर है, चाहे हाई रैंक का पुलिस ऑफिसर है, अब वो गैर कानूनी तौर पर नहीं रख सकता। कानून यही कहता है, ये जवाब है। अगर वो गैर कानूनी रखेगा तो उसके खिलाफ जो कानून है, जो लीगल एक्शन लीगल है। ये जवाब है, चाहे वो एसपी है। इसका बेहतरीन जवाब ये है कि चाहे एसपी साहब हैं, चाहे एजी साहब हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे एएसआई है, कोई भी है, अगर उसने गैर कानूनी रखा हुआ है असला जो लाइसेंस याफ्ता नहीं है उसका, तो उसके अगेंस्ट जो कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो, ये जवाब है इसका। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर आप ये रखिए, मैं शेयर करता हूँ। सर जी, ये वीडियो लिंक एविडेंस होती है, ये किस हालात में होती है और इसका आर्टिकल कौन सा है क्यूएस होगा? वीडियो लिंक जी जी सर। 164 है क्यूएसओ, 164 क्यूएसओ। ये बात ना जहन में रख लें, कोई भी मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं, कोई भी मॉडर्न मीन्स है, टेक्नोलॉजी है, उस के जरिए कोई आपने शहादत पेश करनी है, शहादत रखनी है, तो वो कहते हैं उसका 164 में यही है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस या मीन्स के जरिए जो शहादत हासिल हो जाए वो एडमिसिबल है। तो जितने मतलब आपके मॉडर्न डिवाइसेस वगैरह का शहादत में अदखाल है वो 164 के तहत है। 164 क्यूएसओ, सीआरपीसी नहीं, क्यूएसओ। जी, और कोई क्वेश्चन है? बाकी अगर आपने सर, ये ये पूछा, रेट एक मिनट सवाल थोड़ा सा मुझे डाउटेड लगा है। अगर आपने ये पूछा है कि जनाब ये वीडियो लिंक के जरिए ये जो वो शहादतें ले रहे हैं, या वीडियो लिंक के जरिए अदालतें कायम हो रही हैं वर्चुअल वगैरह, तो ये बुनियादी तौर पर ये इसमें किसी का क्यूएसओ या इसमें होने की जरूरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक एसओपी या एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, जो रूल्स के, जो अदालत के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो हो जाता है। हाँ, ऐसी जो शहादत, जो डायरेक्ट शहादत है, जो उस मुकदमे से, उस केस से रिलेटेड शहादत है, वो अगर चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए, चाहे वो किसी यूएसबी या किसी मतलब कोई भी आपकी मॉडर्न डिवाइस है उसके जरिए होगी, तो वो 164 के तहत एडमिसिबल है। सर इसको रखो। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, अगर जो रिलीज है वो रिलीज बाय पुलिस भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर, या रिलीज बाय कोर्ट ही होगा? और जब लोनर रिलीज हो जाए तो उसका नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है? क्या उससे दोबारा इंटरोगेशन के लिए बुलाया जा सकता है या कोर्ट में परसों किया जा सकता है? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही, शक्ल साहब आवाज नहीं क्लियर आ रही। जमानत पे रहा है कि बिल्कुल बरी है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी शहादत नहीं मिली है तो चार है 169 के तहत उसको बाइज्जत बरी कर सकते हैं। जबकि अगर उसके जुर्म का क्या उसका नाम है, काबिल जमानत वाले हैं, तो 496 के तहत जमानत भी ले सकता है। और नाकाबिल जमानत वाले हैं तो 497 के तहत भी जमानत ले सकता है। फिर 496 और 97 वाले दो वो अदालत में
होना पड़ेगा, जबकि जब 169 है उसमें अदालत में रजिस्ट्री करना पड़ेगा। वो शहादत नाकाफी होने की वजह से ऐसे बता रहे हैं, उसको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। जी, और कोई क्वेश्चन है? सर ये सर जो ये हम रेट सर एक सवाल है सर। हल्के का कोई सर मेरा स्पेशल सवाल ये है ओ यार एक कि एक करके पूछो। सर ये सर रेट ये और जो हम कोटेशन में क्या फर्क है और रेट की कितनी अकसाम होती है सर? किसकी एग्जाम? सर रेट और कोटेशन में क्या फर्क है और रेट की कितनी अकसाम होती है? रिट की 5 एग्जाम है, 199 जो आप देखते हैं, रिट ऑफ मैंडामस है, हेबियस है, 5 सर सॉरी एग्जाम है। टू इंटरप्ट, किसी का माइक ऑन है, काइंडली 791 इसको देख लें, के आवाज तहत सही तरह हेबियस से नहीं आ रही। होती है जो रिट। आप पढ़े ना यार, वो सिलेबस के अंदर आपको दी हुई है। ये जो रिट जोरिस्डिक्शन होता है ना, ये है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट यानी सुपीरियर कोर्ट्स का। रिट जोरिस्डिक्शन बेसिकली होता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, आपके जो बुनियादी हकूक हैं 8 से जो 28 तक चैप्टर आपका ये आर्टिकल बताए गए हैं, उसको अगर किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो आप रेट की शक्ल में, रेट का मतलब ये होता है कि आपका जो रेट मतलब रेट पिटिशन, यानी रेट इख्तियार है हाई कोर्ट का। लेकिन आप पिटीशन लेके जाएंगे कि जनाब ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। वो 5 किस्म की हो सकती हैं। वो कैसे 5 किस्म की हो सकती है? एक होती है ये जिस तरह सर बता रहे थे कि हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का मतलब होता है हाजिर लाओ, हाजिर लाओ। यानी अगर कोई बंदा, वो 4-5 सूरतें हैं 491 में भी लिखी हुई है कि जनाब अगर कोई बंदा किसी के गैर कानूनी हिरासत में है, उसको कानून के मुताबिक डील करना है, वो किसी गवाही या किसी शहादत में उसका पेश कराना ज़रूरी है, किसी कोर्ट मार्शल में उसका पेश कराना है, तो इन सूरतों में अदालत आलिया उसको तलब करने का, हाजिर लाने का हुक्म दे सकती है। रेट ऑफ मैंडमस, सॉरी रेट ऑफ हैबियस कार्पस, रेट ऑफ हैबियस कार्पस। दूसरे नंबर पे होती है रेट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है अमर बजा लाओ, अमर बजा लाओ, यानी इसमें हुक्म दिया जाता है। अमर यानी हुक्म, ऑर्डर दिया जाता है कोई काम करने का। जब हाई कोर्ट ये हुक्म देती है कि जनाब इस बंदे को अपॉइंट करके लाओ, ये फलां काम करके ले आओ, तो वो बुनियादी तौर पर अपना जो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रही होती है, वो मैंडमस, रेट ऑफ मैंडमस का जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपकी जो रेट होती है वो रेट ऑफ प्रोहिबिशन होती है। ये आप कहते हैं ना कि हुक्म में इम्तना जारी हो गया, स्टे हो गया, या किसी चीज से रोक दिया काम करने से। जब अदालत कहते हैं ना कि ये आपने इस बंदे को डिसमिस नहीं करना, ये इस शोकाज के ऊपर डिसाइड नहीं करना, या किसी का तब्दीली तफ्तीश नहीं करना, तब्दीली कोई इस रोक देती है किसी काम से, तो वो कौन से रेट का इस्तेमाल करते हैं? रेट ऑफ प्रोहिबिशन, रेट ऑफ प्रोहिबिशन। चौथे नंबर पे जो है वो रेट ऑफ सरशरारी, बल्कि सरशरारी से पहले एक होती है कोवरेंटो। कोवरेंटो, रेट ऑफ कोवरेंटो। कोवरेंटो का मतलब ये है कि आपने किस इख्तियार के तहत ये काम किया। मसलन खास तौर पर ये जो पब्लिक सर्वेंट्स के ये ट्रांसफर हो जाते हैं, अपने ओहदे पे बैठ जाते हैं, अदालतों से पूछते हुए किस कानून के तहत आप बैठ गए हैं। आपके जितने ये इंतखाबी मामला होते हैं, उसमें भी एक आपके जितने पॉलिटिकल जो ऑफिस बैरियर हैं, उनके जो मामलात, उनके जो फंक्शंस, उससे जो रिलेटेड ये सवाल वगैरह होते हैं, ये कोवरेंटो। कोवरेंटो में बुनियादी तौर पर सवाल होता है इख्तियार का, क्या आपने ये इख्तियार इस्तेमाल किया तो कैसे किया है, उसकी वजाहत दें। ठीक है। और आखिरी नंबर पे जो रेट होती है वो रेट होती है सरशरारी, रेट ऑफ सरशरारी। अगर किसी मातहत अदालत का या उस अदालत आलिया के किसी फैसले में कोई गलती है, चाहे वो टाइपो मिस्टेक है या कोई फैक्चुअल मिस्टेक है, तो उस सूरत में रेट ऑफ सरशरारी करके उसमें करेक्शन कराई जाती है। तो रेट ऑफ हैबियस कार्पस, रेट ऑफ मैंडमस, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, रेट ऑफ कोवरेंटो, रेट ऑफ सरशरारी, ये 5 अच्छा किस्म सर, की होती हैं। ये जैसे 199, पिछले आर्टिकल 199 के तहत होती हैं। 199 आईने पाकिस्तान के जो आर्टिकल 199 उसके तहत होती हैं ये। हाँ जी, और अच्छा कोई सर, सवाल? सर मेरा जैसे सवाल है सर कि पिछले अगर दिनों एफआईआर के अंदराज के बाद मदई या मुतासरा एमएलसी ना करवाए तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? क्या ना करवाएं? मेडिकल ना करवाया, मुतासरा जो होता है वो अगर मेडिकल करवाने से इनकार कर दे तो फिर क्या करना चाहिए? आज एक सवाल हुआ इंटरव्यू में।
उसमें आपने वो पुलिस रूल का कौन सा फिक्र है, 25-21 है, कौन सा है, 25-22, उसमें बकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि उसकी रजामंदी और उनकी वो इसके साथ इजाजत से ही कराया जाएगा। तो जो खास तौर पे, हाँ, कोई इस तरह का मैटर है जिसमें कोई लावारिस है, कोई बच्चा बच्चा इस तरह का है जिसका मतलब जो लीगल हेयर है उनकी वो ही डिस्प्यूटेड है, जिसमें स्टेट खुद अपने तौर पर स्टेट जिसमें खुद अपने तौर पर मुद्दाई बन सकती जिसमें स्टेट अपने तौर पर मुद्दाई बन सकती है। मसलन कोई वो दीवाना इंसान है, कोई मतलब लुनाटिक किस्म की पर्सन है, कोई ऐसा है जिसके ऊपर वो बच्चा है, और जो शक है वो उन्हीं जो वारिस बने उनके ऊपर जाता है। तो इस सूरत में स्टेट, आपको पता है, काफी मुकदमात में मुद्दई बन जाती है। तो जब स्टेट मुद्दई बन जाए तो फिर उसकी वो इस सूरत में करा सकती है। बाकी अगर वो सैन है, यानी अक्लमंद और अक्ल बालिग है, तो इस सूरत में उसकी मर्जी के बगैर मेडिकल की गुंजाइश कोई नहीं है। सर रेप केसेस में औरत मुकदमा के इंदराज के बाद मेडिकल करवाने से इनकार करे तो उसके खिलाफ 82 तेपे की कार्रवाई हो सकती है या नहीं? नहीं, इस तरह नहीं है। उसमें खास तौर पर जब ये होता है ना कि औरत रेप केसेस में वो ये नहीं कराते, मेडिकल नहीं कराते, पीएनए में नहीं जाते, खास तौर पर फिर सुलह कर लेते हैं, एफिडेविट दे देते हैं, तो उस सूरत में वो सेक्शन 22 जो है एंटी रेप एक्ट 2021 का, सेक्शन 22 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और वो एफआईआर होती है बाकायदा तौर पर। थैंक यू। अच्छा सर, पिछले दिनों एक मसला काफी रहा है जो इंटरनेट पे एएसपी साहिबा ने दिया था स्टेटमेंट के, जो है गाड़ी पुलिस वाला चेक नहीं कर सकता। तो सर इसका अगर हमें पैनल पूछ लेता है, क्योंकि वहाँ पे सीएसपी भी होंगे, तो पैनल पूछ लेता है कि आप गाड़ी चेक कर सकते हैं या नहीं, किसी आम सिविलियन की, आम शहरी की, तो सर इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब उनको क्या दे सकते हैं हम? जवाब तो सर काफी सारे हैं, लेकिन आपके नजदीक क्या है सबसे अच्छा? ये पुलिस ऑर्डर में जो 125 है ना, ये इधर हाई कोर्ट में भी रिटेन हुई थी, हमने फेस की थी। तो 125 के तहत जो मुश्तबे गाड़ियां हैं सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, उसको आप, सर लेकिन उसमें एएसपी साहब ने अदालत से माफी मांग ली है सर आज। उसने हर अपनी जगह से माफी मांग ली है। उधर अफसरान ने भी उसकी सही ली है, अफसरान ने भी उसकी क्लास ली है, चीफ ये मंडी बहुत ही ओवर हो रही सी बन गई है, ठीक हो गया। एहसास हो ये गया था मुझे। यूट्यूब पे अपलोड सर नियत और गर्ज में क्या फर्क है, प्लीज ये बता दें। एडिटिंग कीजिएगा। दियत और जी क्या पूछ रहे हैं, दियत और सर नियत और गर्ज इसमें क्या दियत फर्क है? और नियत मुश्तरक और गर्ज 34 और 149 पूछ जी रहे हैं। सर। तो सारे जनेर साहब मेरे सामने तक हाजिर सुन जनेर साहब बहुत दूर होकर बह जाते हैं। बुनियादी तौर पर जो मेन फर्क है ना, 34 में एक तो जो है ना, वो अल्लाह फुल असम्बली नहीं होती, यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ दो या उसमें लफ्ज 2 से लेकर 4 तक लोगों के लिए जो ना ये 34 का इतलाक होता है। अगर ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो, तो सूरत में 149 का होता है। दूसरा, इसमें ना वो कहते हैं कि जनाब नियत का पहले होना कोई जरूरी नहीं होता, वो एट दी स्पर ऑफ टाइम, यानी बिल्कुल ऐन मौके पर भी नियत हो सकती है। तो वो कहते हैं गर्ज जो है ना वो प्री प्लान्ड होती है, पहले उसका तयशुदा होता है। ठीक है, उसकी मतलब चाहे वो जो फेल उन्होंने किया है उसकी गर्ज ना भी हो, लेकिन वो जो मजमा खिलाफ कानून है उसकी गर्ज कोई गैर कानूनी काम था, अनलॉफुल उनका जो है ना मोटिव था, तो इस सूरत में वो 149 का है। अच्छा आप लोग, मैंने कल भी बताया था, जो कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछें। अब खास तौर पे हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हो, जो बुक में आपको चीजें मिल जाएंगी, नेट पे मिल जाएंगी, वो पूछ के ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो जैसे आपने पहले जो कंफ्यूज चीजें आपको कर रही है ना पढ़ने के बावजूद, वो वाले क्वेश्चन पूछे, ठीक है। बाकी ये स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि जामे तलाशी जो है जो चीज होती है किस दफा के तहत कब्जे में ली जाती है और स्पुरदारी किस दफा के तहत होती है। इसमें ये है कि जामे तलाशी ना सात सुपरदारी की अकसाम भी बता देंगे काइंडली। सिनेरियो होते हैं ना कि 51 के तहत भी आप जामे तलाशी कर रहे थे किसी मेल की,
52 के तहत किसी फीमेल की कर रहे होते हैं, 53 में कोई जारहाना असला वगैरह ले रहे होते हैं। उसके अलावा आप ना उसमें 102 ज़िमन 3 है ना, जिसके तहत अब अगर आपको शक होता है खाना तलाशी के दौरान, आपको शक होता है कि कोई बंदा अपने जिस्म में कोई के साथ कोई चीज़ छुपा रहा है, तो उस सूरत में भी आप उसकी वो जामा तलाशी ले सकते हैं। तो नहीं नहीं, 51 के तहत नहीं होती, उसका एक अलग सेक्शन है। तो उस इन तीनों सूरतों में जामा तलाशी अगर आप कर रहे हैं, तो फिर इन्हीं के तहत आप कब्जे में लेते हैं, उसके मेमो बनाते हैं, यानी फर्द और उसके साथ ये जो होते हैं ना, इन सूरतों में जो मुश्तबे हो या जामे तलाशी वाली हो, यानी 550 के तहत आपने कोई कब्जे में ली हो, या 51 52 या वो 103 ज़िमन 3 के तहत आपने वो ली हो, तो ये 523 के तहत होती है सपुर्दारी। जो 523 जो मुकदमे से मुतल्लिका है, वो 516 ए में कुछ सूरतें हैं और 517 इन सूरतों में वो मुकदमे वाली जो है वो सपुर्दारी होती है। जबकि खान जो जामे तलाशी है, वो जामे तलाशी है या मुश्तबे तो सरका माल है, 550 वाला है, तो इस सूरत में 523 के तहत वो सपुर्दारी होती है। और ये और क्वेश्चन पूछा है सुफियान ने कि कोई पठान जुर्म करता है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसकी जुबान नहीं समझता, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? ट्रांसलेटर के थ्रू कर सकते हैं आप इसको? शफकत साहब, सर एक थोड़ा सा ऐड कर दूं, बिलाल साहब की बात में थोड़ा सा ऐड कर दूं। ये 516 ए सर ड्यूरिंग ट्रायल ली जाती है, और हाँ, आफ्टर ट्रायल जो होती है वो 517 के 517 तहत होती है। जी बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट जुडिशियल किलिंग के बारे में पूछा। लियाकत साहब सर, एक मिनट, एक सर सवाल है लियाकत साहब से। लियाकत भाई सुन रहे हैं आप? जी जी, करें करें बयान करें करें करें। उस्ताद बैठे हैं, मेरे दो उस्ताद बैठे हैं सर बड़े। ये ना कल ये सर ये ना पूछा कल ना इधर इंटरव्यू फैसलाबाद में 8 9 लोगों से, एक आप बहारन है, आपको आईओ आके कहता है कि मुझे फलां बंदा दे दो हवाला से, उसका तरीकाकार क्या होगा और उसका पुलिस रोल में क्या तरीकाकार है? अगर ये आपको शायद बेहतर पता होगा, कहीं मुझे बता दें तो। एक आईओ कहता है मुहर्रर को कि मुझे ये बंदा दे दें, हवाला से ये बंदा दे दे, मैंने हवाला इंटरोगेशन से। करनी है, तफ्तीश करनी है। तफ्तीश हाँ, क्या तरीका था? सर इसमें सर इसमें रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी जाएगी, रोजनामचे में रिपोर्ट लिख के आपको बकायदा जुनेद उसके साहब बता साथ रहे हैं कि एक निकासी स्टेबल की रिव्यू रिपोर्ट किया लिखेंगे और जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये तो सिंपल सा आंसर है इसका। जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर एक क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है पैनल्स की तरफ से, डिफरेंट दोस्तों ने शेयर किया है कि इनकाउंटर क्यों कर रही है पुलिस, क्या इसकी रीजन है? कोई सफिशिएंट सा जवाब जो हम पैनल को दे सकें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बाकी ये बताते हैं, आपको पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो मेरे साथ मेंबर हैं वो बताएंगे। मैं पहली बात तो ये बता दूं आपने कि सूरत में ये नहीं करना कि पुलिस इनकाउंटर कर रही है, तो इनकाउंटर वाली बात पे तो आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ, नहीं, ना कोई लीगली जायज है इसका, कोई 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 सबूत जवाब भी है। नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है, ना ही पुलिस सर कर सकती है। वो खुद सिनेरियो रखते हैं कि उन्हें पता है कि जैसे वो इनकाउंटर आपको कर कई रहे हैं। तरीके से कहेंगे, वो कहेंगे हमें पता है क्या चलता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है यार, हमें पता है जो बात है, ये बताएं क्या है। आपने इस सूरत में आना ही नहीं। ठीक तो कई दफा वो सीसीटीवी में खास तौर पे जिन बंदों का डेपुटेशन जी पे जी गया सर, उनसे इस तरह जिनकी के पोस्टिंग सवाल वो सीसीटीवी करते में, तो हैं। उनसे ऐसे क्वेश्चन कर फिर रहे वो हैं जी, आपको बिल्कुल। मतलब जवाब दलीलें वगैरह भी देते हैं यार, अदालतों से छूट जाते हैं, पता है पहले आपको जो क्रिमिनल्स हैं, नेटवर्क होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले जो होते हैं, उन्होंने वकील रखे होते हैं, ये जब एक आम बंदा उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, शरीफ बंदा क्या करे, तो बड़ी इस तरह की देते हैं। बाकी अब बिलाल साहब आपको बताते सर हैं इस बारे में। इसमें ना आपने सिर्फ उनको पोलाइटली काउंटर ही करना होता है। आपने वो कहेंगे ना कि जनाब ये तो इन्होंने ऑनर किलिंग की हुई है, फलां किया हुआ है, इन्होंने ये रेप किया हुआ है, डकैती मर्डर के मुलजिम है, तो आप हाँ, तो आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं फलां। तो उसमें हमारा जो एक स्टांस होता है ना, वो बिल्कुल रिजिड किस्म का स्टांस होता है। हम यही कहते हैं कि जनाब हमने एज पर लॉ उसकी इन्वेस्टिगेशन करके स्ट्रांग जो है ना एविडेंसेस की बुनियाद पे अदालत में चालान सबमिट करना है, उसको हमने विगोरसली उसको हमने परसू करना है। बाकी ये हमारा काम नहीं है
ना हम एक कानूनी तौर पर हम इस के जो है ना अहल हैं, और ना इखलाकी तौर पर कि हम जो है ना खुद फैसला कर रही है। जस्ट हमारा काम सिर्फ तफ्तीश करना है, जस्टिस करना हमारा काम नहीं है, जस्टिस करना अदालत का काम है। हम सिर्फ तफ्तीश, हम एक मुआविन है अदालतों के, हम बतौर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हम कोई जस्टिस नहीं है। हमारा काम वही फैसला करना या इंसाफ करना नहीं है। हमारा काम सिर्फ इंसाफ में मुआवनत करना है। सिर्फ हमारा काम तफ्तीश अच्छे तरीके से करने के बाद उसको अच्छे तरीके से उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है। तो आपने किसी सूरत में भी ये नहीं करना। ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक इंटरव्यू में उस वक्त ये सलमान तसीर का मर्डर हुआ था, वो जो कादरी 2011 में, जनवरी 11 जी गलबन, जी। हाँ, मुमताज कादरी। उस वक्त ना ये बड़ा सवाल पूछा जाता था। वो कहते थे कि जनाब कोई आपके सामने गुस्ताखी कर दे तो आप क्या करेंगे। उसमें सिविलियन थे हम, किसी और महकमे में। मैं कहा, जनाब उसको जो कानून ने तरीकाकार बताया गया है उसके मुताबिक वो करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जनाब आप तो फिर आशिक रसूल ना हुए, ये तो तौहीन आपके सामने हो रही है। आपके बाप को कोई गाली देता है, माँ को गाली देता है, तो आप फौरी तौर पर रिएक्शन करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। तो आप, तो आपने इस तरह की कोई सिचुएशन हो, जब भी कोई नेगेटिव मतलब कानून से हटकर कोई बात हो, इखलाक से हटकर कोई बात हो, तो आपने जो है ना फर्मली इस चीज के ऊपर स्टांस ले लेना है। और वो रीजनेबल होना चाहिए, फिर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और उस चीज को उनकी किसी बहकावे में आके उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला देनी कि जनाब हाँ जी मैं वाकई आशिक रसूल हूँ, मैं बिल्कुल बनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने यही है कि कानून ने, अदालत ने, रियासत ने, अल्लाह ताला ने ये जो फसाद, ये सारा इख्तियार दिया गया है, किसी वो कहते, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा जनाब ये तो हुक्म है कि जो गुस्ताख रसूल है उसको जना अब सजाए मौत होनी चाहिए। तो मैंने मैंने आगे से उनको कहा कि जनाब ये रियासत का इख्तियार है, ये फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं है कि मैं बतौर एक फर्द वाहिद उसको सजाए मौत नहीं दे सकता। ये अदालतें और ये इदारे, ये रियासत ये अंसरेबल हैं उस चीज़ के। मेरा जो किरदार है कि मैं उसको पुलिस तक दूं, जो मेरे पास एविडेंस है वो करूं, मैं उसको पैरवी करूं। इससे ज़्यादा मेरा किरदार नहीं है। तो आप लोगों ने किसी जज्बात में या किसी बहकावे में आके नेगेटिव चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर देना। नेगेटिव से मुराद कानून के जो खिलाफ हैं, जो आइन के खिलाफ हैं। जी, और कोई बहुत शुक्रिया क्वेश्चन सर, है? थैंक यू। सर चाइल्ड लेबर का जो केस है, एफआईआर होती है, मुकदमा होता है, वो कितने साल से बच्चा कम हो तो होता है, और कौन सी सेक्शन है सर उसकी? 14 साल है ना लेबर, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर है 14 साल, 14 साल है ना। सेक्शन 3 है और एनफोर्स लेबर सेक्शन एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट जो उम्र है ना वो 14 साल है। अब बात यह है कि इस तरह के जो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये LSL और ये चीज़ें, ये थोड़ा सा आप लोगों को अपने तौर पर भी देखनी पड़ेंगी। क्योंकि बाकी ये, अच्छा ये बात भी जहन में रखें कि सारे सवालों के जवाब देना कोई फर्ज आइन नहीं होता वहाँ पे। आपने मैक्सिमम आपने अपना जो है ना आउट इनपुट देना होता है, मैक्सिमम आपने चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना होता है, पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना होता है, कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करना होता है। ये अब इतने ज़्यादा बंदे बैठे हुए, इनके सामने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। कभी मौका मिला है इकट्ठे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने इंटरव्यू भुगते हैं, हमने कैसे कैसे वहां पे गुल गुल खिलाए हैं। तो बाकी अभी स्टूडेंट ने ये पर पंजाब में 3 लोगों को मारा, हाफिजाबाद इंसिडेंट की मेरा ख्याल बात कर रहे हैं। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो जो क्रिमिनल थे उनमें से 3 बंदों को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। तो इस बारे में भी पूछते हैं इंटरव्यू में। चौथे बंदे के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में वो कर दी है एक जो कि अक्रम है, हाँ अक्रम उसको अकरम के मेरे भाई को ये मार देंगे। तो आपने ये नहीं कहना कि पुलिस ने मारा है, आपने ये कहना कि वो मरे हैं, उन्होंने पुलिस मुकाबला किया है। जो आप देखें उसकी सरकारी एक स्टेटमेंट होती है, जो इस तरह का पुलिस मुकाबला को बंदा मरता है कि इस तरह अपने साथियों की फायरिंग से या मुकाबला हुआ है, कोई नहर में गिर के, पिछले दिनों आया हुआ था कि एक उनमें से बंदा नहर में गिर के लाश जब निकाली है तो मर गया, मरा हुआ था। तो जो स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से होती है आपने वही कहनी है, आपने ये नहीं माननी कि पुलिस मुकाबले में मारा है, वो मरे हैं पुलिस मुकाबले में, ये आपने बात करनी है। सर अगर पुलिस मुकाबले अच्छा में सर, हमसे कोई बंदा मार दिया होगा
अगर वो हमसे, मैं गाजी भी हूँ पंजाब पुलिस में, वो मुझसे ये हुआ पूछ रहे हैं और मुझे बोले कि आपने क्या किया था मतलब इस कांड, तो मैं बता सकता हूँ कि सेल्फ डिफेंस में मैंने भी एक को शूट कर दिया था। क्या किया था? सर पुलिस मुकाबला मेरा हुआ अच्छा, पुलिस तो मुकाबले में मैंने, आपने बंदा मारा हुआ है? जी मुझे 4 फायर पहले मुझे लगे थे, मैंने फिर जवाबी हाँ कार्रवाई में हाँ, एक वो को शूट कर दिया। जाहिरी बात है, ये देखें ये तो बता आप कर सकता हूँ। सकते हैं। ये तो नहीं है कि पुलिस मुकाबले में बंदा मरना ही नहीं चाहिए, ये तो कोई कानून नहीं है कि कभी पुलिस मुकाबला हो जाए तो आप कोशिश करें कि मरे ही ना कोई बंदा। जो पुलिस मुकाबले में मर जाता है वो तो उसमें तो कानूनी तौर पे कोई मसला नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं गाजी भी आपको मिला हुआ है इसमें, जी सर, गाजी, गाजी टाइटल या गाजी हाँ तो मेडल भी गाजी मिला का हुआ है। जरूर बताएं। और अगर आपसे पूछें भी तो आप पुलिस मुकाबला हुआ था तो मतलब क्रॉस फायरिंग में जो जानवन हुआ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये उस दिन समी साहब ने बात बताई थी, कोई मतलब फख्र से बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने बंदा मारा हुआ है। कोशिश करें कि आप इस तरह बताएं कि मतलब हालात ऐसे थे कि उसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो अपनी हिफाजत के लिए हमने किया, तो एक बंदे की उसमें डेथ हो गई है। तो इस लिहाज से बताएं कि मतलब एक मजबूरी में, और हाँ, ये वही बयान कोई सर हल उधर दे ना कि वो अपनी साथियों के फायरिंग से मर गया। फायरिंग क्रॉस फायरिंग हो रही थी, रात का वक्त था, तो हमने भी एक दो फायरिंग की या लेट के, तो बाद में देखा तो वो बंदा जख्मी था, हम लेके गए, वो अपनी साथी की फायरिंग से मर गया। वैसे ये है कि पिछले साल एक बंदे सिर्फ पुलिस ने काउंटर अपना बताया था कि उन्होंने कहा मेरे फायर लगा टांग पे, उन्हें चेक किया, आप खड़ा होकर बताएं किधर लगा है, ऐसा इधर लगा है। कोई ना था, वो हमारे ब्रांच में था, कोई उसका मुकाबला नहीं हुआ था, उसने ऐसे जख्म दिखा दिया, कहा बैठ जाओ। 2 मिनट उसका इंटरव्यू हुआ, उसने नंबर दिए थे 84, सिर्फ एक पुलिस मुकाबले में। नहीं। गाजी मैंने तो ये पहले उसका बताया कि आप इंट्रोडक्शन जब सर उधर कराएंगे इस बताने तरह का का इसका कोई है आपके कि पास टाइटल है ना, बताने पे डिपेंड आके बताता किस तरह है बच्चा। वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बता देना है। एक अच्छा गेस्टर जाता है। दूसरा ये है कि इससे रिलेटेड सवाल चलो पूछे जाएं और आपने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा होता है, तो जरा अच्छा आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जरूर बताएं इस तरह की चीजें। गाजी का किसी भी बंद से सर स्कूल होगा ये वगैरह कि बताने की इसी जरूरत पॉइंट पे नहीं है, सर एक मैं आपको लेकिन बताता कोई हूँ इस तरह की कि अचीवमेंट है ना, रिसेंटली गाजी सर या ये यूपीएम पीपीएम में, तो वो जरूर बताएं। और सर बस मुझे जो आखिरी मेडल क्वेश्चन सर आप लोग मैं पूछ लें, क्लास एंड होने का टाइम है। हम जाजर नहीं साहब एक करेंगे। मिनट। सर एक ना गाजी का इंटरव्यू हुआ इधर फैसलाबाद में, वो गाजी था बंदा, उसने वो लगाया हुआ था, मेडल होता है वो लगा के जाए, जाके सामने लगाया था, उसने बताया मुकाबले का। भाई इसको ये है कि उसकी हर चीज याद होनी चाहिए, डेट। उन्हें पूछा था, इस जो फैसलाबाद में हुआ था ना, उसने पूछा किधर हुआ था मुकाबला, सर उनका दरिया में हुआ था, पागल नगर पता नहीं किधर, फिर क्या हुआ था। सर एक की डेथ हो गई और दूसरा उसका साथ में पकड़ लिया, उससे फिर हमने कश्ती चलवा के दरिया पार किया। किस तरह जब वो हाँ हाँ, वो मुकाबले आपका में जाए होना तो आपको चाहिए। उसकी हर हमने तो डेट, पहले ही वो ऑफेंस, हर चीज बताया डिटेल हुआ है हर आपको। से याद हो। पिछले दिनों ये जो क्या नाम था, हैदर साहब का इंटरव्यू भी हमने किया था यहाँ पे। वो भी गाजी थे, तो हमने उससे उसके गाजी के हवाले से जो क्वेश्चनिंग की थी, वही उससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चनिंग हुई थी। तो वो आप जरूर अपना बताएं। सर मजीद ये है कि अगर मैं यूनिफॉर्म अस्सलाम पहन के नहीं वालेकुम जाऊँ सारे। तो पैंट कोट पे भी वो मेडल लगा सकता हूँ, गाजी वाला। क्या करते हैं? मैं जी पैंट जी कोट पहन बिल्कुल के लगा जाता के हूँ जाएं। यूनिट, लग, उसके ऊपर भी मेडल आप लगा सकता हूँ। यूनिफॉर्म पहन के जाएं और यूनिफॉर्म साथ पे, सामने लगा के यूनिफॉर्म जाएं में, मेडल, आपको यूनिफॉर्म बताने की में जरूरत ही लगाएं। ना अपने, मस्त यूनिफॉर्म में जाएं आप। शफकत साहब, मैंने एक क्वेश्चन किया था सेक्शन 157 सीआरपीसी का, वो जरा उसका रिप्लाई ले दे सर, मेहरबानी। 157 का जिमन वन। सर 157, 158 और 159 ये तीनों सर कनेक्टेड हैं, लेकिन इसकी जरा कोई किसके ये सेक्शन एग्जांपल देकर किसके हमें हैं? समझा दे कि सीआरपीसी के सर पूछ रहे हैं? सीआरपीसी के सीआर जी जी सर। 57, 58, 59। जी। यस सर। अच्छा, इसमें एक ये सवाल सामने नजर आ रहा है कि मैं भाई बतौर आईओ जिस्मानी रिमांड के लिए मैंने अप्लाई किया, लेकिन अदालत ने उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया, तो मेरे पास क्या रेमेडी होगी, या मैं कैसे जिस्मानी रिमांड ले सकता हूँ? तो इसमें जब एक कोर्ट ऑर्डर है, बुनियादी तौर पर ये है एग्जेक्टिव ऑर्डर जो रिमांड का, लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर है, तो इसको फिर आप नेक्स्ट जो कानून में तरीका कर दिया गया, नेक्स्ट हायर फोरम पे, यानी नेक्स्ट जो सुपीरियर कोर्ट है, उसमें आप इसको चैलेंज करेंगे, इस ऑर्डर को जो उसने आपके रिक्वेस्ट डिक्लाइन की है और उसको जुडिशियल भेजा है। अगर वो अदालत सेटिस्फाइड करती है, इस तरह के हुआ भी है एक प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में इमरान खान केस में या इस तरह किसी केस में ना, ये हुआ भी है कि नेक्स्ट कोर्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल करके उसका रिमांड जिस्मानी दे दिया था।
ठीक है, तो नेक्स्ट सुपीरियर कोर्ट्स में ये होगा। बाकी 157 की जो 157 और 158 की बात कर रहे थे, 157 ये है, उसमें वो मशकूक और जो मशकूक या माइनर ऐसे ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस जिसकी तफ्तीश नहीं हो सकती, उसकी बात की गई है कि वो अगर एसएचओ समझता है कि जो इसको इतला मिली है वो किसी मशकूक जुर्म से मुतल्लिक है, तो वो उसके बावजूद भी वो इलाके को वो उस पर जाएगा मौके पे 151 के 157 जिमन 1 के तहत वो मौके पे वहां जाएगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट को वहां पे डिप्यूट करेगा, जो वहां जाके वो सारी चीज़ें तफ्तीश गिरफ्तारी है वो जो सारे मामलात हैं वो करेगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे वो वो समझता है कि जनाब ये जुर्म को इस कदर है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको वो फौरी तौर पर कोई इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी हो, तो उसमें भी वो फिर 157 के ज़िमन 2 के तहत उसकी बाकायदा तौर पर जो है ना वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, उसमें वो लिखेगा कि जनाब ये या तो मशकूक इतला है या एक ऐसी इतला है जिसके ऊपर मेरा जो है ना तफ्तीश करना नहीं बनता या मैं नहीं करूँगा ना कराऊंगा। और ये रिपोर्ट बनाने के बाद वो उसको जो है ना भेजेगा कोर्ट में। और कोर्ट में कैसे भेजेगा, वो जो 158 में बताया गया है कि वो एसपी के मार्फत हो जाएगी, एसपी के साथ। तो एसपी 158 के तहत उसको वो करने का भी हुक्म दे सकता है कि जनाब ये तफ्तीश जारी रखें, तफ्तीश करें, और दूसरा उसे एग्री करके वो मजिस्ट्रेट को भिजवा सकता है। जब वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास 159 के तहत इख्तियार है कि उसको या तो एग्री कर ले या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से उसकी इंक्वायरी करा ले, तफ्तीश करा ले, या पुलिस को वापस भेज के उसकी इंक्वायरी करा ले 159 के तहत। ठीक है, तो ये 157 जो मशकूक इतलात वगैरह है उनके मुतालिक है। 158 के तहत उनकी रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, और 159 के तहत मजिस्ट्रेट का फिर क्या इख्तियार होगा, उसके ऊपर वो क्या कर सकता है। ठीक है, ठीक है, आज का सेशन फिर ख़त्म करते हैं। तो जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कल के सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ड्रेसिंग का 12 आप लोगों को बता चुके हैं और वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, तो उस पे आप देख सकते हैं। ड्रेसिंग यूनिफॉर्म की या सिविल की कोई इतनी कंपल्शन नहीं है। बाकी यूनिफॉर्म में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इंशाल्लाह कल क्लास होगी, और जिनका मंडे को इंटरव्यू है वो कल पहले कांटेक्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे उनका हम इंटरव्यू भी, मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करें। जो क्लासेस हुई हैं वो आज इंशाल्लाह पिछली सारी क्लासेस की वीडियो अपलोड हो जाएंगी इंशाल्लाह।